अभी हम लोग गद्य प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पिछला जो हम लोग वीडियो में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मतलब प्रायोगिक प्रक्रिया देख रहे थे, उसका एक पॉइंट प्रकृति बाकी था, धातु की प्रकृति, प्लेट सी की धातु की प्रकृति क्या होगी, वो कैसे निर्भर करती है, उसका हम लोग अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि चौथा पॉइंट था प्लेट सी के प्रकृति का प्रभाव। जैसे आपको प्लेट सी की बात करें हम, तो ये आपको याद होगा कि ये जो प्रयोग आपने किया था यहाँ पे, जिस पर विकिरण आपतित होती थी, उसको आपने प्लेट सी कहा था। इसकी प्रकृति अगर आप बदलते हैं तो क्या प्रकृति के परिवर्तन से क्या परिवर्तन होता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो इसके अध्ययन के लिए आपको सबसे पहले एक ग्राफ देखना। हम लोग ये ग्राफ स्तब्ध विभव और आवृत्ति के बीच ये ग्राफ खींच रहे हैं। दो धातु के लिए हम ये ग्राफ खींचे। एक ये और दूसरा ये। इसको हम मानते हैं धातु ए और इसको मानते हैं धातु बी। जब आप ये ग्राफ खींचते हैं तो इस ग्राफ के खींचने से आपको क्या पता चला कि ये स्तब्ध विभव और आवृत्ति का जो आप ग्राफ खींचते हैं वो एक दूसरे से रेखीय संबंधित है। पहला पॉइंट यहां से आपको ये मालूम चला, यदि स्तब्ध विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक रेखीय ग्राफ की प्राप्ति होती है। अर्थात दोनों एक दूसरे से एक रेखीय संबंधित है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से एक रेखीय संबंधित है। अब दूसरा पॉइंट, अब एक चीज समझिए कि ये आवृत्ति है धातु ए का, वो आवृत्ति है जहां पर स्तब्ध विभव का मान 0 है, और उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। वह आवृत्ति जिस पर स्तब्ध विभव का मान 0 होता है। विभव का मान 0, विद्युत धारा का मान 0, मतलब इलेक्ट्रॉन में गति नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है, तो उस आवृत्ति को हम निरोधी देहली आवृत्ति कहते हैं। अब ये देखिए, तो ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। इस ग्राफ में आपको मालूम क्या चला कि सभी धातुओं का, सभी प्रकाशीय प्रभावित धातु का एक आवृत्ति, मतलब कौन सी आवृत्ति, देहली आवृत्ति इसको कहेंगे, होता है जहां स्तब्ध विभव का मान 0 होता है। शून्य होता है। ये वो आवृत्ति है, आप इसको परिभाषित कर सकते हैं देहली आवृत्ति को ऐसे भी, वो आवृत्ति जहां स्तब्ध विभव का मान 0 होता है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। एक देहली आवृत्ति का आपने परिभाषा पहले भी दिखा था कि जिससे नीचे
आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। आगे हम लोग फिर इसको बताएंगे हम। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं इसके। तीसरा पॉइंट क्या है? जिस धातु का दहली आवृत्ति अधिक है उसका कार्य फलन भी अधिक होगा। कार्य फलन भी अधिक होगा। मतलब ध्यान दीजिए, आपको ये मालूम चला किसका दहली आवृत्ति अधिक है? बी का। तो इसका मतलब बी का कार्य फलन भी अधिक होगा। न्यू नॉट बी अधिक है न्यू नॉट ए से। इसका मतलब है कि बी का कार्य फलन भी अधिक होगा ए के कार्य फलन से। ध्यान से समझेंगे, जिसका आवृत्ति अधिक है उसका कार्य फलन भी अधिक होगा, और इसका कम है तो भाई कार्य फलन भी कम होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, एक चीज ध्यान देंगे आप। जैसे मान लीजिए धातु का सतह है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पर आप एक विकिरण को आपतित करते हैं। विकिरण आपतन करने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इसके बाद ये गति करता है। अब हम देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये आवृत्ति है न्यू, और ये निकालने के लिए जो चाहिए वो न्यू नॉट चाहिए, उसके बाद इसकी गतिज ऊर्जा है। तो अब यहाँ आपको मालूम क्या, इसके नियम में क्या मालूम चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं प्रति सेकंड, वो आपतित विकिरण के तीव्रता पर निर्भर करता है। तो किसी निश्चित धातु या आवृत्ति के लिए प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण के तीव्रता पर निर्भर करता है। ये तीव्रता पर निर्भर करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इसके तीव्रता पर निर्भर करता है। और ये दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती होते हैं। तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, और ये दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती होते हैं। मतलब तीव्रता के सीधा समानुपाती इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकलने वाली है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रही है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। प्रत्येक धातु के लिए एक दहली आवृत्ति होती है, न्यूनतम आवृत्ति, जिससे कम के विकिरण के आपतन को करते हैं आप, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। प्रत्येक प्रकाशीय प्रभावित धातु का एक न्यूनतम आवृत्ति, मतलब दहली आवृत्ति होता है, जिससे कम आवृत्ति वाले विकिरण
कि आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। कम विकिरण के आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, उससे आपको उसके बराबर निकालने के लिए उसके बराबर या उससे अधिक आपको करना पड़ेगा। ध्यान से बात को समझेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या है कि इधर देखते हैं तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन अब निकल गए तो निकलने के बाद जो गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बाद अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान आपतित विकिरण के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह आवृत्ति या तरंग है पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, ये जो गतिज ऊर्जा है ये इसके आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आपतित विकिरण का बात कर रहे हैं तो आपतित विकिरण के आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये जान ले चौथा पॉइंट कि यह तात्क्षणिक प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। ध्यान से समझेंगे बातों को अच्छी तरह से, मतलब तुरंत होने वाली प्रक्रिया है। अगर इसके सारे कंडीशन मिले, सब चीज संतुष्ट करने वाला चीज मिला, तो जैसे ही किरण आया इलेक्ट्रॉन निकल गया। नहीं मिला, उसके संतुष्ट कराने वाला कंडीशन, शर्त, आप तीव्रता कम दे रहे हैं, आवृत्ति कम दे रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन जब सब पर्याप्त दे रहे हैं तो तुरंत निकल जाएगा। किरण आया इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको बोलते हैं तात्क्षणिक प्रक्रिया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, चलाया। आपको मालूम है कि इस समय इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये चल नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी स्थिति, इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। चलता है तो ये गतिज ऊर्जा है, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और एक चीज और, इस समय की जो स्थितिज ऊर्जा है बाद के गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। जितना यहां पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा है वो बाद के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो बात समझिए थोड़ा ध्यान से। तो स्थितिज ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन का आपको मालूम है कि V बराबर W/Q होता है। तो अभी ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को हम चलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इसको रोक के रखा है। तो रोक के रखा है तो इसके विभव की बात करें तो ये स्तब्ध विभव। अरे इलेक्ट्रॉन चलेगा तब ना विभव होगा। अब यहाँ पे विद्युत का प्रवाह ही नहीं हो रहा है, तो जब विद्युत प्रवाह नहीं होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन का विभव होता है उसे आप स्तब्ध विभव कहते हैं, V0। तो यहाँ पे V की जगह आप V0 लिखेंगे। W आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। W बराबर eV0। ये कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा बराबर eV0। ये स्थितिज ऊर्जा किस रूप में पर बदलेगा? गतिज ऊर्जा के। तो शुरू का स्थितिज ऊर्जा अंतिम के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और ये जो उसका स्थितिज ऊर्जा है ये अधिकतम मान रखता है।
तो ये भी क्या होगा, बाद वाला भी इसका अधिकतम होगा। सबका सब स्थिति ऊर्जा इसके पास है, तो बाद में इसका सबका सब ये स्थिति ऊर्जा जो है, ये इसके पास तो पूरा ऊर्जा है, सारा ऊर्जा यहीं पर है। तो जब इसके पास सारा ऊर्जा यहीं पर है तो बाद में ये गतिज ऊर्जा में जाके बदलेगा। इसका मतलब सारा गतिज ऊर्जा वहां पे होगा। तो इसका मतलब प्रारंभ वाला स्थिति ऊर्जा अधिकतम है, बाद वाला गतिज ऊर्जा अधिकतम है। तो प्रारंभ का स्थिति ऊर्जा बाद की गतिज ऊर्जा में बदलेगा। तो प्रारंभ की स्थिति ऊर्जा की बात करें आप, तो ये हो गया EV नॉट, गतिज ऊर्जा अधिकतम, काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम अधिकतम हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हुआ वो मान हो गया EV नॉट। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है हाफ mv² होता है, बराबर EV नॉट। m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कभी नहीं बदलेगा। तो अधिकतम कब होगा, जब वेग अधिकतम होगा, मैक्सिमम। तो ये हुआ हाफ mv² बराबर EV नॉट। ये गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान हो गया हाफ mv² बराबर EV नॉट। ध्यान से सुनेंगे, समझिए अच्छी तरह से।